Assalamualaikum, dear students. मैं मोहम्मद अरशद खान, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बायोलॉजी आपसे मुखातिब हूँ। आप मैट्रिक के पेपर्स से फारिग हो गए होंगे। अब आप आइंदा क्लासेस के मुताबिक सोच रहे होंगे। मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, तो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का और लेक्चर नंबर 2 इसको हम करेंगे। इसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी उनको स्टडी किया जाएगा। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और इसके साथ साथ मैं टेक्स्ट बुक्स से रीड करता जाऊंगा ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। समझिए कि बहुत वसी स्टडी है। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए लिविंग थिंग, जिसमें जानदार चीज का हर पहलू आ जाता है। Therefore, volumes and volumes of information are available under this major head. इसलिए मेजर हेड इसके अंदर कई ब्रांच जो है मालूमात आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मालूमात। It is but natural to divide this science into quite a number of branches. और ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको ब्रांचेस में तकसीम करें। For our convenience of comprehending एंड स्टडिंग बायोलॉजी, ताकि हम बायोलॉजी को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लें और उसको स्टडी कर लें। अब इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी इसको ब्रीफ एनवायरमेंटल रिलेशंस कहा जाता है। एनवायरमेंटल रिलेशंस कि जिसमें जानदार और उनके माहौल उसको स्टडी किया जाता है, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। और जहां पर एक ब्रांच है उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब फिजियो का लफ्ज इसका मतलब नेचर होता है, नेचर, या इसको आप कह सकते हैं कि फिजिकल। इसमें सिर्फ एक लफ्ज जो आप याद रखेंगे वो है फंक्शंस। Functions of different parts of an organism. जिसमें एक जानदार के मुख्तलिफ पार्ट के फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, जैसे लिवर का फंक्शन स्टडी करते हैं, स्टोमिक का फंक्शन स्टडी कर लें, किडनीज का फंक्शन स्टडी कर लें, ब्रेन का फंक्शन स्टडी कर लें, वो फिजियोलॉजी में आएगा। और एक इसमें साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, एंड फंक्शन। और इसमें साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। और उसके बाद हिस्टोलॉजी। अब इसमें हिस्टो का लफ्ज जो है इसका मतलब टिश्यू होता है। टिश्यू को हिस्टो और लॉजी में स्टडी, जहां पर आ जाएगा
कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी, उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग similar function के सेल होते हैं जो एक जैसा काम सरंजाम देते हैं, उसको टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। उसके बाद यहां पर मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फ है, तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें एक जानदार की फॉर्म को और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। मॉर्फोलॉजी, इसके आगे 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। एक उसको कहा जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक हो गया, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसको एनाटॉमी भी कहा जाता है। एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी, एक एनिमल को डाइसेक्ट करके उसके अंदरूनी पार्ट को स्टडी करना, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। तो एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और नेक्स्ट ब्रांच इसमें वो है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स इसमें हो जाता है जीन। तो जीन का मतलब है यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो उसको जीन का नाम दिया जाता है। यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का नया इंफॉर्मेशन की बजाय इनहेरिटेंस। विरासत उसकी एक यूनिट है जिसको जीन कहा जाता है। और जो जेनेटिक्स है, इसमें हम ये चीज स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है कैरेक्टर्स की, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर्स, तो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। अब इसमें एक जो ब्रांच आएगी उसको हम जू या बायो जियोग्राफी
बायो जियोग्राफी। अब इसमें ये होता है, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स होगा, जियोग्राफी होते हैं कि जियोग्राफिया जिसको हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं अर्थ के उनको स्टडी करना और वहाँ पर जितने भी जानदार चीज़ें पाई जाती हैं उनको स्टडी करना, उसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, distribution of animals in nature, तो उसको बायोजियोग्राफी कहा जाता है। और इसमें एक जू जियोग्राफी जिसमें सिर्फ एनिमल्स के मतलब स्टडी किया जाएगा, और एक आ जाता है फाइटो जियोग्राफी जिसमें सिर्फ प्लांट्स को उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाएगा। इसमें आप एक ब्रांच उसको हम कहते हैं पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी और पेलेंटोलॉजी पेलियोन का लफ्ज इसका मतलब फॉसिल होता है, फॉसिल, और लॉजी का मतलब स्ट्रक्चर होता है। फॉसिल एंशिएंट रिमेन्स को कहा जाता है, एंशिएंट रिमेन्स। So ancient remains preserved in rocks, उसको फॉसल कहा जाएगा। और फॉसल्स की स्टडी को पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी भी फिर आगे 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, एक पेलियो बॉर्नी हो जाएगी और एक पेलियोजोलॉजी, यानी जब अगर एनिमल के फॉसिल को स्टडी करते हैं तो पेलियोजोलॉजी, अगर बॉडी प्लांट को स्टडी करते हैं तो उसको पेलियोबॉटनी का नाम दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। So you are surely familiar at this stage with ecology, embryology, physiology, morphology, external morphology and internal morphology, paleontology, histology, evolution, genetics, zoogeography. These are branches of biology which deals with the environmental relations, ये ecology के लिए है, development के embryology के लिए है, फंक्शंस ये फिजियोलॉजी के लिए है, फॉर्म और स्ट्रक्चर ये मॉर्फोलॉजी के लिए है, फॉसल ये पेलेंटोलॉजी के लिए, और इंसेस्टर हिस्ट्री जिसको एवोल्यूशन कहा जाता है, एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है? Change in heritable characteristics, change in heritable characteristics of ecological population. तो जिसमें पॉपुलेशन की जो यानी इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आगे मुंतकिल होती हैं उनमें तब्दीली आती है। ओवर सक्सेसिव जनरेशंस
successive generations. Over successive generations. तो उसको एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, यानी जिसमें हम इस चीज को स्टडी करते हैं, हेरिडिटी यानी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इंसेस्ट्रल आबाओ-अजदाद को कहा जाता है कि जिसमें आबाओ-अजदाद की स्टडी की जाए, ओरिजिन को स्टडी किया जाए कि एक इंसान या उसके कोई दूसरा एनिमल है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, वो कैसे वजूद में आया, तो उसको एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये एक स्लो सिलसिला होता है चेंजेस का, और उन चेंजेस के नतीजे के तौर पर एक जानदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट से मुख्तलिफ हो जाता है, और जिसके नतीजे के तौर पर एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाती है, उसको एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। इनके अलावा बायोलॉजी की और भी ब्रांचेस हैं, जिसमें एक आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब आपने पूरे सेंटेंस को याद नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, लफ्ज पर गौर करें, लफ्ज को देखें। तो जहां पर लफ्ज है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब मॉलिक्यूल को कहा जाता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है। अब इसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म को जब सेल को स्टडी करते हैं, जब ऑर्गेनाइजी को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइज एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो जब हम किसी जानदार को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, जब सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, या जो ऑर्गेनाइज हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइज ये सेल के अंदर मखसूस स्ट्रक्चर होते हैं जो खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। इन तमाम को क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनाइज का नाम दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइज को, ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो उसको अगर हम मॉलिक्यूलर लैब पर स्टडी करेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये नाम दिया जाता है। तो बुक में से देखें पहले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि जिसमें जानदार का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इकोलॉजी।
कि जिसमें जानदारों का माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है उसको स्टडी करते हैं, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये भी आप कह दें कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ऑर्गेनिज्म्स का एनवायरनमेंट के लिहाज से रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। अब एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है? सराउंडिंग को कहा जाता है जहां पर एक जानदार रहता है, उसकी जो सराउंडिंग्स होगी दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसको एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी is a study of organisms in relation to their environment. This includes interaction between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. अब इसमें एक जानदार है ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन है, इंसान है, और इसके इर्द गिर्द जो चीजें पाई जाती हैं वो एक है ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, और एक है इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। अब जो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट इसमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स, और जो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये ह्यूमन, इंसान या कोई भी जानदार, उसकी जो सराउंडिंग है, जो कंडीशन है जिसमें एक जानदार सर्वाइव करता है, अगर वो हम इंसान के लिए डिस्कस करते हैं, ह्यूमन के लिए डिस्कस करते हैं, खास तौर पर इंसान को स्टडी करेंगे, ह्यूमन को स्टडी करेंगे, इंसान का दूसरे जानदारों के साथ रिलेशन स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग के साथ उसका रिलेशन स्टडी करेंगे, तो उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाएगा। तो ये फर्क है, डिफरेंस है दोनों में, इकोलॉजी में और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इकोलॉजी में कलेक्टिवली सारे जानदार आ जाएंगे, लेकिन जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है में स्पेशली ह्यूमन को डिस्कस किया गया है, इंसान को डिस्कस किया गया है, इसलिए इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब यही कि इसमें ब्रांच आएगी, उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब जहां पर लफ्ज आ जाता है फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर दरियाओं का पानी, नदी नालों का पानी, झील का पानी, उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। और फ्रेश वाटर में जो नमकियात हैं, मिनरल्स, साल्ट्स बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं 0.05%, उससे भी कम होते हैं, तो उसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाता है। और एक इसमें हम करेंगे, उसको हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी। अब मैरीन, इसको आपने देखना है। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी, उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो जानदार जो फ्रेश वाटर में पाए जाएं, हम उनको स्टडी करें, रिवर में, लेक्स में पाए जाएं, उनको फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा जाएगा। तो अगर हम फ्रेश वाटर में मौजूद जानदारों को स्टडी करेंगे तो वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी होगी। अगर हम मैरीन को कंसिडर करें तो ये साल्टी वाटर होगा,
और ये होगा सीज में और ओशन में, सीज और ओशन। अब जो सीज हैं, ओशन हैं, जो तकरीबन जो अर्थ का 71% कवर करते हैं, सीज और ओशन, और इनमें साल्टी वाटर होगा, साल्टी वाटर होगा। तो अगर हम सीज और ओशन में जो जानदार पाए जाते हैं उनको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी, उसको मैरीन बायोलॉजी कहा जाएगा। अब दोनों जो ब्रांचेस हैं इसमें केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं। केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स, फ्रेश वाटर के केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स के अलाउ करेंगे कि फ्रेश वाटर में कौन से जानदार सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से जो सीज हैं, ओशन हैं, उनके भी केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स होंगे और जिसकी वजह से वहां पर भी मुख्तलिफ जानदार होंगे। केमिकल से मुराद उसमें साल्ट वगैरह उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और फिजिकल से मुराद ये होता है कि उसके वहाँ पर पानी की उसकी डेप्थ कितनी है और उसकी उस सीज या ओशन उसकी लैटिट्यूड कितनी है, तो वो उसके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसलिए सीज और ओशन में उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जो जानदार पाए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद आ जाता है पैरासिटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी लफ्ज़ है पैरासाइट, पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा जानदार जो अपनी खुराक अपने होस्ट से हासिल करता है और उससे शेल्टर भी हासिल करता है, उससे अपनी खुराक भी हासिल करेगा, शेल्टर भी हासिल करेगा, उसको पैरासाइट कहा जाता है। अब पैरासाइट की जो स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट, इसमें हम जो चीज स्टडी करेंगे इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके साथ इसकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं। पैरासाइट की इसकी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाता है, लाइफ हिस्ट्री, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप, उसको स्टडी किया जाएगा। पैरासाइट के स्ट्रक्चर, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा, और उसकी लाइफ हिस्ट्री कि वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। उसके बाद पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप, इनका आपस में पैरासाइट का और होस्ट का रिलेशनशिप क्या होगा। तो अब पैरासाइट आमतौर पर जिस जानदार के अंदर होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आजकल आप सुनते हैं कोरोना वायरस, तो वो भी एक पैरासाइट है, और इसलिए उसे बचने के लिए उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कंसिडर किया जाता है कि जब आपको पता चल जाता है किसी मर्ज के मतलब कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो फिर उसके लिहाज से प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार की जाती हैं। अगर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ही नहीं पता तो फिर उसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप नहीं ले सकते, ये जरूरी होती है। तो ये किस तरीके से एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसमिट होता है, उसको पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है।
तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी, this branch of biology deals with the organisms living in fresh water bodies, that is rivers, lakes, jheel, and physical and chemical parameters of these water bodies. Marine biology, this is the study of life in seas and oceans. अब seas और ocean, seas जो होते हैं ये स्मॉल साइज में होंगे, जबकि ओशन जो है इनका साइज ज़्यादा होता है और इसमें पानी की गहराई समुद्र में ज़्यादा होगी। और सीज का जो कनेक्शन है वो आमतौर पर लैंड के साथ होता है और उसके साथ बाज़ का ओशन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इस लिहाज से इनमें जो डिफरेंस है कि जो सीज होते हैं वो स्मॉल साइज होंगे, जबकि ओशन उनका साइज जो है वो लार्ज होता है और उसमें पानी डीप होगा, उसकी गहराई ज़्यादा होगी। उसको जैसे मैरीन बायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी। एंड सीज की जो केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ वहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होंगे उन पर डिपेंड करेगा। अब ह्यूमन बायोलॉजी, तो ह्यूमन बायोलॉजी जिसमें इंसान उसको स्टडी हम करते हैं, अब उसमें जैसे सारी ब्रांचेज आ जाती है बायोलॉजी की, जिसमें मॉर्फोलॉजी भी आ जाएगी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, उसको सेल बायोलॉजी भी कह देते हैं, एंड इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, और जिसमें हम कम्युनल लाइफ को स्टडी करते हैं। कम्युनल लाइफ, इसको हम जैसे हम इसे कहते हैं कि जात, बरादरी या फिरके जिनको हम कह देते हैं, उसको कम्युनल लाइफ कहा जाता है। तो कम्युनल लाइफ की स्टडी को सोशल बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी वहाँ पर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशन कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इंसानों के जो मुख्तलिफ कबाइल होते हैं, फिरके होते हैं, तो उनको स्टडी किया जाता है, उसको सोशल बायोलॉजी उसका नाम दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दूसरे जानदारों के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, उनको इंसान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, यानी जिसमें द प्रोसेस, रिएक्शन आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे आजकल पेशेंट्स को जो इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है, यानी जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक पर्सन होते हैं, जिनको शुगर का मर्ज होता है, उनको इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो इंसुलिन आजकल प्रोवाइड की जा रही है, ये ह्यूमन इंसुलिन है और ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल की गई है। इसमें बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर वो जीन इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, तो वो इंसुलिन से हम इस्तेमाल करते हैं। कल इंशाल्लाह आगे हम करेंगे
बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बायो एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो आज जहाँ पर 5 को खत्म करते हैं।